तो बच्चों आज मैंने सोचा कि जैसे आपका जो टेस्ट है, आपका जो अभी एग्जाम होने वाला है, उसमें जहां तक मुझे पता है कि आपका एक चैप्टर आने वाला है, दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आने वाला ना आज के टेस्ट में। सबको मेरी यस आवाज आ सर। रही है क्या साहब? ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। या सो मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, उस चैप्टर को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। जो भी मेन मेन कॉन्सेप्ट है उनमें हम एक एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जैसे अभी केमिस्ट्री वाले सर ने बताया कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो हम ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में जब भी हम नेक्स्ट संडे को मिलेंगे, तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उनमें से जो भी पुराने पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं ना नीट के, ठीक है, लेटेस्ट वाले क्वेश्चन वो हम सारे ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। चलिए प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा दैट इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। एंड आई नो काफी बच्चों को सब चीजें ऑलरेडी आती होंगी। तो एक काम हम करेंगे, जितना भी पूरा चैप्टर है, ये पूरा जो सिलेबस है आपका जो आने वाला है, मैं पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होने वाला है, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड ज्यादा ऐड की है। ठीक है, स्लाइड में ज्यादा ऐड की यहाँ पे। आप बस ध्यान से सुनते रहना, ट्रस्ट मी, यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस चैप्टर। ओके, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज, मतलब हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम कोई भी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले इसको हम क्यों पढ़ते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन। बिकॉज बच्चों चेक करो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मान लो एक लीटर दूध है, ठीक है, जो लीटर है, या फिर 1 केजी मान लो कि राइस, 1 केजी राइस, अब 1 केजी, ये सब चीजें कहाँ से आएंगे? बेसिकली बच्चों कुछ क्वांटिटी होती है, जैसे मान लो फिजिकल क्वांटिटी होती है। अगर हम उनको काउंट नहीं कर पाएंगे या उनको मेजर नहीं कर पाएंगे ना, तो उन सब चीजों को कोई मीनिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास बहुत ज्यादा राइस है, मेरे पास बहुत ज्यादा चावल है। अब ये बहुत ज्यादा, ये कोई कोई मतलब ये कोई फिक्स्ड वो नहीं है, मतलब कि अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे कि मैं एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहा हूँ, या फिर मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप इससे रिलेट नहीं कर पाओगे। किसी इंसान के लिए 2 लाख रुपए भी बहुत सारे हो सकते हैं, किसी के लिए 20 करोड़ भी कम हो सकते हैं। आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल। तो बच्चों, तो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, ठीक है, तो उनको हम दो चीज में डिवाइड करते हैं। एक तो बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी, ये क्या होती है? ये बच्चों वो क्वांटिटी जो हमने स्टैंडर्ड बना दी है। मान लो ये इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो जो सेंटीमीटर है ना भाई, ये क्या है? जो भी इसकी लेंथ है, जितनी भी मान लो 15 सेंटीमीटर जो भी है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों हमने क्या किया, तो फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर कर सकते हैं, उसको हमने दो चीजों में डिवाइड कर दिया। एक तो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सॉरी फंडामेंटल। सेकेंड है डिराइव्ड। फंडामेंटल क्या है बच्चों? वो क्वांटिटीज जिसकी रिस्पेक्ट में हम बाकी चीजों को मेजर करते हैं। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। यस सर। आई थिंक ये सब चीज आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, कहीं पे कोई डाउट पूछ लेना। ठीक है, तो चलो बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। आप सबको पता होगा 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। फर्स्ट क्या? लेंथ। लेंथ, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? ऐसा यूनिट है बच्चों, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी सिस्टम में आपको बताऊंगा मैं, बट ऐसा यूनिट बताना बहुत जरूरी है। तो लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। इसका सिंबल कितना है? क्या होता है? स्मॉल एम। देन मास, केजी, किलोग्राम। सिंबल क्या है? केजी। देन टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बच्चों ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को इस टाइप के उसमें आप मेजर करोगे, तो आप इन्हीं की टर्म्स में मेजर करोगे बच्चों, इन्हीं के टर्म्स में। ठीक है, इनके अलावा बच्चों दो क्वांटिटी और है जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। एक तो क्या बच्चों? प्लेन एंगल। एक होता है बच्चों सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, सिंबल RAD। और जो सॉलिड एंगल है उसकी क्या होती है बच्चों? स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। और उसके सिंबल क्या होता है? SR। ये कुछ बेसिक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी है। 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो 2 है बच्चों वो उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों यहाँ तक? नो सर। चलिए, अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब वो क्वांटिटीज बच्चों जो हमने इनसे निकाली है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे मान लो कि लेंथ मीटर है। मान लो किसी इंसान ने बच्चों, जो कि यहाँ से चला, ठीक है, और कुछ टाइम बाद यहाँ पहुंच गया। मान लो ये 100 मीटर, ये 100 मीटर है, और ये इसको लगे 10 सेकेंड यहाँ से यहाँ पहुंचने में। तो हम बोल सकते हैं बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 100 मीटर पर 10 सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आ गया। अब अगर बच्चों ये अगर बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज होने लग जाए ना ये सब चीजें,
भाई अगर मान लो कि आपको बार बार वेलोसिटी या फिर आपको बार बार स्पीड निकालनी पड़ जाए बहुत ही फ्रिक्वेंटली, अगर ये चीजें यूज होने लग जाए ना, तो फिर वो सब चीजें हमारे डेली यूज की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सबको पता हो तो पहले जो इंटरनेट पैक आते थे, आप सब बच्चों को पता नहीं होता था कि कितना इंटरनेट होता है। आजकल आई थिंक सबको पता होगा कि हमने इतने का रिचार्ज करवाया है, इसमें इतना जीबी डाटा मिलता है, और वो जो जितना जीबी डाटा मिलता है वो पूरे दिन में इतना टाइम में कंज्यूम हो जाता है। ये बात किस किस को समझ आई, या फिर कौन कौन इस बात से रिलेट कर पा रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन 4-5 साल पहले ये सब चीजें आपके लिए फेमिलियर नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छोटे थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चों की, क्योंकि हम इतना पहले यूज ही नहीं करते थे 5-6 साल पहले। तो आपसे जो बड़े हैं, जो आपसे 5-6 साल बड़े, आप उनसे पूछोगे, उनको बोलोगे कि इतना ना डाटा कितना मिलता है, इंटरनेट कितना यूज होता है, ये सब चीजें हमारे लिए नहीं होती थी उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जो नेट की स्पीड कम होती थी तो हम कम यूज करते थे। तो अब वो हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर नहीं था, ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता। पर आज के टाइम सोचो, आज के टाइम आई थिंक मतलब हर घर में इंटरनेट तो यूज होता ही होता है, जहां तक मेरा आइडिया, मे बी आई एम रॉन्ग, बट जहां तक मुझे लगता है 95 to 97% घरों में, अगर वहां पे एजुकेशन की बात चल रही है तो वहां पे बच्चों इंटरनेट चल ही रहा है। ठीक है, तो बच्चों डिराइव क्वांटिटी, जैसे मान लो एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल है बच्चों, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल। तो बच्चों इन 7 क्वांटिटीज को छोड़ के और 2 सप्लीमेंट्री सॉरी क्वांटिटीज को छोड़ के आप जिनकी बात पे करो ना, सारे क्या बच्चों, सब डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, ओके। अब देखो इनकी यूनिट कैसे निकालोगे, जैसे मान लो ये हो गया मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट, इसकी होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ स्टैंडर्ड और भी है, जैसे मान लो कि वर्क है, वर्क का देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो, so work is defined as force into displacement। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है बच्चों, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। मास की क्या होती है यूनिट, केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है मीटर। तो फाइनल में क्या मिल गया, केजी मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर। इसको हम बच्चों एक साथ में क्या बोलते थे, इसको हम बच्चों जूल बोलते थे, जूल। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में पता किया था, तो उसकी जो यूनिट है, वर्क की जो यूनिट है बच्चों, उनके हमने उनके नाम पे दिए जूल। ये सब बच्चों क्या है, सब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब बच्चों देखो, अब बात ये कि चलो ठीक है, ये सब क्वांटिटी हमने पढ़ ली है, बट देखो बहुत सारी कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम बच्चों यूज होता है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम यूज होता है, बहुत सारी क्वांटिटी। आजकल तो खैर आप इंग्लिश मूवीज या इंग्लिश आप कंटेंट देखने लगे हो तो आपको पता चल गया होगा कि कई बार वो क्या करते हैं, कई बार वेट को वो पाउंड में मेजर करते हैं, पाउंड, आपने देखा होगा कई बार, अगर आपने कभी ध्यान दिया तो। ठीक है, तो बच्चों होता है ना, कुछ जगह पे पाउंड यूज करते हैं, जैसे हम तो केजी यूज करते हैं, केजी, और कुछ कंट्री बच्चों पाउंड यूज करते हैं, कि जैसे करेंसी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो बच्चों कुछ सिस्टम है, ठीक है, बेसिकली 3 फेमस सिस्टम है। फर्स्ट है एफपीएस, फुट फुट पाउंड एंड सेकंड। क्या करते हैं बच्चों, लेंथ, मास और टाइम, ये बच्चों बहुत ही फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, मास, टाइम। इनकी टर्म्स में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम को डिवाइड करते हैं। ठीक है, एफएस, फुट फुट पाउंड एंड सेकंड। देन सीजीएस, सेंटीमीटर, लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं इस सिस्टम में, और मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं, और बच्चों टाइम को हम किसमें मेजर करते हैं, सेकंड में। थर्ड थर्ड का बच्चों एमकेएस, लेंथ इसमें मीटर में, मास केजी में एंड सेकंड। ठीक है बच्चों, ओके। एंड बच्चों अगर हम बात करते हैं, तो हम यहाँ पे पूरे फिजिक्स में यूज करने वाले उसको क्या बोलते हैं बच्चों, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, करंट एम्पियर में होता है, लेंथ अपनी मीटर में, टाइम अपना सेकंड में, मास केजी में, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। ये सबसे आपको वैसे ऑलरेडी पता होंगी। इन सब के सिंबल ब्रैकेट में लिख रखे हैं। ठीक है, कैंडेला, ये बहुत ही कम, देखो ये सब चीजें, देखो आप केमिस्ट्री ज्यादा यूज करोगे ये वाला, ठीक है, ये हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपने देखा होगा करंट, लेंथ, मास, टाइम और टेम्परेचर, ये फ्रिक्वेंटली आप यूज करते ही करते हो। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? Yes, sir. Clear. ठीक, आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि देखो, आई थिंक आप सबको ये तो पता होगा ना, डायमेंशन कैसे निकालते हैं, मतलब कि हम सबको यूनिट पता चल गई है, हम सबको बच्चों यूनिट पता चल गई है। अगर बच्चों हम बात करते हैं डायमेंशन की,
फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ तो बच्चों जैसे क्या लेंथ, लेंथ को किस में मेजर करते हैं बच्चों? मीटर में। तो बच्चों इसके जो डायमेंशन है ना, हम ऐसे शो करते हैं, कैपिटल है, ठीक है। मास को किस में मेजर करते हैं बच्चों? केजी में। तो बच्चों इसको हम, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, ऐसे यूज करते हैं। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, चलो Yes, अब देखो, sir. अगर मान लो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सबको पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, अब हमें बच्चों इसके डायमेंशन निकालने हैं जी के। तो जब आप जब डायमेंशन शो करते हो ऐसे शो करते हो, ये ऐसे हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, जो भी टर्म्स हमने लिखी है बच्चों, इनके जो डायमेंशन आप उन टर्म्स में लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, देन बच्चों आर स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो बच्चों इसका डायमेंशन क्या होगा? एल स्क्वायर डिवाइड बाय मास, मास किस में मेजर करते हैं? केजी में, लेकिन इसका डायमेंशन क्या होता है? कैपिटल एम। हम ऐसे शो करते हैं। तो बच्चों ऊपर वाले के क्या हो जाएगा? मास, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का क्या हो जाएगा? एल पर सेकंड, यानी कि 10⁻²। आप इनको ऐसे भी शो कर सकते हो, सबकी पावर 1 जैसे 2 हो गया, इनटू में एल स्क्वायर डिवाइड बाय एम स्क्वायर। तो बच्चों ये फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली हम डायमेंशन निकालेंगे किसके? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वो क्या जाएगा? m⁻⁻1 l⁻3 t⁻²। ये बच्चों डायमेंशन किसके आगे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के, बट हाँ कई बार पूछ सकते हैं। बट जहां तक मैंने देखे काफी टाइम से इस टाइप के क्वेश्चन आए नहीं है, बट आपको चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. ठीक है, चलिए नाउ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन फैक्टर। मान लो कि बच्चों कई बार अगर हमें एक सिस्टम, तो मान लो कि हमें बच्चों एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, तो वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी देखा होगा कि डॉलर जो है, डॉलर अगर हम बात करते हैं, ये रुपीज कितना होता है? अराउंड 70 रुपीज। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में क्या करते हैं बच्चों, हम करेंसी को, हमारी करेंसी है रुपीज, ठीक है। जो बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है मोस्टली वहां पे क्या होता है? डॉलर। जैसे यूएस का एग्जांपल है तो वहां पे डॉलर। तो बच्चा हम क्या कर रहे हैं, एक डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों हमें 70 रुपीज से 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ऐसे में तो सिस्टम का होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक मान लो कि एक क्वांटिटी, एक मान लो कि एक क्वांटिटी मान लो फोर्स है। अगर हम बात करते हैं बच्चों फोर्स, तो फोर्स को हम ऐसा यूनिट में अलग से मेजर करेंगे, और बच्चों तरीका वही रहेगा, लेकिन जो फाइनली जो कन्वर्जन आने वाला है, जो नंबर आने वाला है वो डिफरेंट होंगे। अगर आप करोगे बच्चों इसको सीजीएस में, सीजीएस में बच्चों होता है ये डाइन, डाइन, और इसमें क्या होता है बच्चों? न्यूटन। अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड सीरीज यूनिट ऑफ फोर्स। अगर बच्चों हमें ये निकालना है कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बच्चों? देखो पहली बात तो ये कि फोर्स क्या होता है। देखो फोर्स क्या है? सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको हम। देन ये क्या होगा? सो 1 न्यूटन विच इज इक्वल टू केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों सीरीज में क्या होता है? सीरीज में क्या होता है? सेंटीमीटर लेंथ के लिए, मास के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। तो काम करो, इसको आप चेंज कर दो किसमें? सीरीज में। तो 1 केजी आप क्या लिख सकते हो? 1000 ग्राम लिख सकते हो। मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, एंड टाइम तो सेम रहेगा। तो फाइनली क्या ये हो जाएगा? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। Therefore, we can say 1 Newton is equal to 10⁵ डाइन। बच्चों ये बात किस किस को समझ आएगी?
Yes, sir. यस सर आगे। कन्वर्जन फैक्टर। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल ही डैम श्योर नहीं कि इस पे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा, बट पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे। बट आपको कन्वर्जन का पता होना चाहिए, कई बार आपको मॉडिफाई करके क्वेश्चन दे सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों ये थोड़े फेमस क्वेश्चन है, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन थोड़े फेमस है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन इज प्रेशर कैपिटल P, लेंथ L एंड मोमेंटम J आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब क्या बच्चों, अभी तक हमने क्या किया था भाई, अभी तक हम लेंथ, एक सेकंड, लेंथ के लिए मीटर, केजी, मास के लिए और टाइम के लिए सेकंड, हम ये फंडामेंटल क्वांटिटी मानते हैं, जो हमने 7 मान रखी है। लेकिन बच्चों अगर ऐसा बोल दिया जाए कि किसी सिस्टम, एक नया सिस्टम है जिसके अंदर प्रेशर जो है बच्चों वो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ है वो भी फंडामेंटल है, और मोमेंटम ये फंडामेंटल क्वांटिटी है उस सिस्टम के अंदर, वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। तो हम कैसे करेंगे, देखो बच्चों, इसको करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है, इन दोनों के लिए, मतलब ये जो चीज हमें पता करनी है और हमें जो नोन है, हमें जो नोन है, इनको बच्चों एक कॉमन सिस्टम में लिखो। आप क्या करो बच्चों, एक कॉमन सिस्टम में लिखो। सबसे सिंपल एग्जांपल क्या रहेगा, एसआई सिस्टम। क्यों, क्योंकि बच्चों आपने पूरी फिजिक्स आपने एसआई सिस्टम में ही कवर की है, पूरी फिजिक्स। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो बच्चों, मान लो कि जो एनर्जी है, मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ, इट्स प्रोपोर्शनल टू, देखो ये बात मानते हो कि देखो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं, देखो मान लो कि जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m रेज फॉर a, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू a रेज फॉर a, मान लो a रेज फॉर b। अब हमें नहीं पता, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस सब के हमने फॉर्मूले डिराइव किए हैं इसी चैप्टर में। फाइनली क्या देखते हैं, हम दोनों को आपस में डायमेंशन इक्वल करके देखते हैं, फिर हमें a और b की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या माना, शुरू में हम क्या मानते हैं कि जो फोर्स है इसके प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स है वो एक्सेलरेशन की पावर के समथिंग प्रोपोर्शनल है। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो कि किसी सिस्टम में जो E है बच्चों, E इज प्रोपोर्शनल टू P रेज्ड फॉर A, ठीक है, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू लेंथ रेज्ड फॉर B एंड इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम रेज्ड फॉर C। ये हमने मान लिया। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से E इज इक्वल टू K टाइम्स कोई कांस्टेंट है, P रेज्ड फॉर A, L रेज्ड फॉर B एंड J रेज्ड फॉर C। अब एक काम करो बच्चों, आप इन सबको आप इनको कॉमन सिस्टम में लिख दो। आप क्या करोगे, इनको बच्चों कॉमन सिस्टम में लिख दो। मतलब क्या, सबका सब आप किस में लिखोगे, एसआई सिस्टम में लिख दो आप, लेफ्ट राइट को। तो बच्चों एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, याद है किसी को एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं बच्चों, भूल गए क्या, तो कोई ना, देखो अभी हमने 10 निकाला था, अभी देखो हमने क्या निकाला था, वर्क के डायमेंशन क्या था अपने पास, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये आता ना। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका डायमेंशन, इसके वो क्या जाएंगे डायमेंशन, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे बच्चों, केजी का क्या है मास, एल रेज पर 2, टी रेज पर -2। बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या, नो सर। Yes, sir. ठीक है, मोमेंटम क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। बच्चों आपको मैं सीधा सीधा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, देन एल क्या है, लेंथ, वेट नॉट मास इनटू वेलोसिटी। एक मिनट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली चीज कर दी। फाइनली आप उसमें लिख दोगे ना, के इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास को किस में लिखते हैं, केजी, वेलोसिटी किस में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। देन मोमेंटम, सॉरी, देन लेंथ किस में होता है, मीटर। सर पी तो प्रेशर है ना। ओके, सॉरी, अरे मैं तब से मैं वही सोच रहा हूँ कि मैंने प्रेशर कहीं पढ़ा था, ये मोमेंटम बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं पी को वो मान के चल रहा हूँ, छोटे वाला पी। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया। यस सर, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि केजी मीटर
पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर की पावर a। ठीक है बच्चों, आपको लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत ही सिंपल जब आप खुद से करोगे। मोमेंटम क्या हो जाएगा, लेंथ का l हो गया, मीटर हो गया, देन मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी यानी कि Mass into velocity. मीटर kg a meter per second. ठीक है। अब आप इस सब इनके डायमेंशन लिख दो तो क्या आ जाएगा, आप इनको सोल्व कर सकते हो। कुछ नहीं करना बच्चों, फाइनली क्या करना आपको, फाइनली कंपेयर, फाइनली कंपेयर, क्या कह रहे हो कनिष्का, पावर्स ऑफ m l n t। बस आप इनको कंपेयर करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों बात किस किस को समझ आई, कर सकते हो ना आगे तो आप। Yes sir. सर एक बार फिर एक्सप्लेन, क्या क्या फिर से रिपीट करो, क्या बोल रहे हो। सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ बच्चों, देखो हमें क्या करना है, हमें अगर हमने मान लिया कि प्रेशर जो है, प्रेशर, लेंथ और मोमेंटम, मान लो कि हमने कोई ये एक नया सिस्टम था, वहां पे हमने इनको फंडामेंटल मान लिया, फंडामेंटल। ठीक है, अब हमें क्या करना, अगर हमने इनको फंडामेंटल मान लिया तो क्वेश्चन है कि एनर्जी बताओ, जो एनर्जी एक फॉर्मूला होता है वो बताओ कि इनके टर्म्स में कैसे होगा। वैसे एनर्जी क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन होता है ना। ठीक है, तो बच्चों हम क्या किया, हमने मान लिया कि चलो ठीक है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू P रेज़ फॉर A एंड L रेज़ फॉर B एंड J रेज़ फॉर C। अब हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों को लेफ्ट राइट को हम क्या करेंगे बच्चों, इनकी डायमेंशन में लिख देंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे। अगर बच्चों दोनों चीज इक्वल है, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, मान लो बच्चों 10x इज इक्वल टू, मान लो कि a प्लस बी इंटू एक्स। अगर बच्चों ऐसा कुछ है तो हम बोल सकते हैं ना कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10, बोल सकते नहीं बोल सकते, यस सर। तभी तो दोनों इक्वल होंगे ना। ऐसे सेम बच्चों यहाँ पे भाई, अगर मान लो एम एल स्क्वायर टी रेज़ माइनस टू ऑन लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये मान लो इक्वल है, यहाँ पे कुछ भी पावर आती है, एम की पावर समथिंग कुछ आ जाती है, सब कुछ आप ऐड करोगे। ठीक है, तो फाइनली पावर किसके इक्वल होनी चाहिए, मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एम रेज़ पर यहाँ पे फाइनली आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे कुछ आ गया। तो फाइनली जब दोनों इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ मस्ट इक्वल, इन दैट केस ए प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर कितनी है, 1 है। ये बात किस किस को समझ आई, बस आपको ऐसे कंपेयर करना है दोनों को। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोड आउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक। नो सर। No sir. नेक्स्ट, एक सेकंड, इसको स्क्रीन में क्या होगा, वेट वेट, हाँ जी चलो। नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ने वाले, देखो बच्चों इसका तो मतलब क्या है, मतलब ये बच्चों बहुत बार आपको फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे नंबर से डील करना पड़ता है, मतलब आपको नंबर से डील तो करना ही करना पड़ता है, फिजिक्स हो चाहे वो कोई या फिर वो केमिस्ट्री हो। ठीक है, अब बात की कि बच्चों कई बार हम जो नंबर पढ़ते हैं, मान लो कि एक नंबर है, मान लो एक नंबर है, मान लो कि 3.12345 अब बात ये कि मैं फिर से रिपीट कर, मान लो कैसे को नंबर लीजिए मैंने, ऐसे को नंबर लीजिए मैंने। अब बात है कि बच्चों इस पूरे नंबर को याद करने का बेनिफिट क्या है, कोई बेनिफिट नहीं है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो नंबर इसके बिल्कुल मतलब वो पूरा पूरा यूज करे, पूरा पूरा इक्विवेलेंट हो। बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, Yes sir. ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो बच्चों ऐसे में यहाँ पे पढ़ने वाले कि हम जो जो नंबर पढ़ने वाले हैं उनको कैसे, आप उनको रीड कैसे करोगे। ठीक है, तो देखो बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर निकालेगा फंडा, देखो क्या फंडा ये कि मान लो फर्स्ट
टाइप है अपना नॉन डेसिमल नंबर। मान लो कि फुल नंबर, जैसे मान लो कि ये फुल नंबर है, फुल नंबर। अब इनमें बच्चों आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालोगे? तो बच्चों ध्यान रखो, अगर मान लो कोई नंबर ऐसे है 26007, तो बच्चों ये जो बीच में जो दो जीरो है ना, ये बच्चों सिग्निफिकेंट, मतलब इनका कुछ ना कुछ मीनिंग है, ये ऐसे नहीं है। लेकिन बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 00260007, तो बच्चों आप खुद बताओ मुझे, ये जो दो जीरो मैंने आगे लगाई है, इनका कोई मीनिंग है क्या? ये कुछ वैल्यू No, ऐड कर रही है sir. क्या ऐसे नंबर पे? No, कोई वैल्यू sir. नहीं है। इनको क्या बोलेंगे बच्चों? इनको हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट। क्या बोलेंगे बच्चों? इनसिग्निफिकेंट। सिमिलरली बच्चों, अगर मान लो कोई पीछे जीरो हो, मान लो कि एक एग्जांपल है, जैसे मान लो ये एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है 1 2 3, तो बच्चों ये जो ना जीरो है, अब हमने क्या कर दिया, ये हमने लिख तो दिए, अब हमें ये नहीं पता है कि जीरो आए कहां से। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मान लो एक नंबर था ऐसे, एक नंबर ऐसे था, ठीक है, ओके, वेट, हाँ, मान लो एक नंबर ऐसे था, हमने क्या कर दिया, इनको राउंड ऑफ करके फाइनली हमने क्या लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब हमें नहीं पता ना कि ये दो जो डबल जीरो ये आई कहां से, तो बच्चों इनको भी हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे बच्चों इनसिग्निफिकेंट। किसकी बात कर रहे हैं? नॉन डेसिमल नंबर, मीन्स पूरा नंबर, यहाँ पे कोई बीच में कोई डेसिमल नहीं आता। ये बच्चों किस किस को बात यहाँ तक समझ आई? Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ तक समझ आ गया। मान लो देखो ये तो क्या डेसिमल नंबर आ गए, इनको कैसे रीड करना आगे हम बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नॉन डेसिमल नंबर बहुत ही सिंपल से होते हैं। अगर आगे दो जीरो है, अगर आगे कितनी भी जीरो है, पीछे कितनी भी जीरो है, मैं नॉन डेसिमल नंबर की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है ये 2.345, ये बच्चों ये डेसिमल नंबर है, ये नॉन डेसिमल नहीं है, इट्स डेसिमल नंबर। ठीक है, ओके। तो बच्चों अगर मान लो जीरो बीच में है नंबर के, वो आप उनको मानोगे सिग्निफिकेंट, अगर आगे पीछे आप उनको मानोगे बच्चों नॉन सिग्निफिकेंट, ये बच्चों या फिर इनसिग्निफिकेंट। ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं डेसिमल नंबर की। किसकी बात करते हैं बच्चों? डेसिमल नंबर। अब देखो ये दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या होता है नंबर ग्रेटर देन वन, नंबर इज ग्रेटर देन वन। अगर बच्चों ऐसे केस में क्या होता है ना, जितने भी डिजिट्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? इनसिग्निफिकेंट, सॉरी, सारे सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लो कि एक नंबर है, ये नंबर, ठीक है, सो 32.0010, बच्चों ये क्या है? इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया? ये हो गया अपना 6, समझ लो। इसका कितना हो गया? इसका हो गया 5। ये किसके बच्चों? डेसिमल नंबर है, नंबर ग्रेटर देन वन की बात चल रही है, ग्रेटर देन वन। लेकिन बच्चों अगर लेस देन वन हो तो मान लो कि एक नंबर है 0.004, ठीक है। तो बच्चों तो शुरू के जो है, सो लीडिंग जीरो आर इनसिग्निफिकेंट एंड ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है, ये बच्चों जो तीन है ना शुरू के, ये क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते ही होते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं अगर आप ध्यान से सुनोगे तो। पहली बात ये, जो नॉन डेसिमल नंबर जिसके बारे में हमने बात की, उसके शुरू के जीरो और आखिर के जीरो हमेशा क्या होता है बच्चों? इनसिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, नाउ डेसिमल नंबर, इफ नंबर इज ग्रेटर देन क्या है? वन, तो बच्चों जितने भी डिजिट होंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, नाउ अगर नंबर लेस देन वन है, तो बच्चों उसके आगे के जीरो क्या हो गए? इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन बच्चों पीछे के जीरो क्या होंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एग्जाम्पल ये वाला देखो, तो पीछे के दो जीरो हो गए सिग्निफिकेंट है, और जो आगे के जितने भी जीरो हो क्या बच्चों? सारे इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो बच्चों इसको हम ऐसे समराइज कर सकते हैं। देखो मान लो एक नंबर है, यहाँ पे ध्यान ध्यान से सुनना प्लीज। एक नंबर ऐसे ये वाला 0.00400, ऐसे एक नंबर, ठीक है। तो बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ये कॉस्मेटिक पर्पस, मतलब कहने का मतलब क्या है, इस जीरो का कोई फंडा नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट हाँ नंबर थोड़ा सुंदर लगे इसके लिए इसको हमने लगा दिया बस। भाई देखो एक नंबर ऐसे लिखूंगा 0.003, एक मैं लिखूं 0.003, तो आप इसको पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल हो एज कम्पेयर टू दिस। ये बात किस किस को समझ आई?
Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों इसको मैंने बस इसलिए लगा दिया ताकि हम उसको कंफर्टेबली पढ़ पाए, इसका वैसे कोई वैल्यू एडिशन नहीं है। सेकंड बच्चों, आगे के नंबर, आगे के जीरोस क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बीच के जीरोस और जो पीछे के जीरोस वो क्या होंगे सारे बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ये बात किस किस को समझ आई? बाकी देखो जो नॉन जीरो है डिजिट वो तो फिर सिग्निफिकेंट हो गए होंगे। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, चलो इस पे छोटा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों बताओ, इसका आंसर बताओ। फाइंड सिग्निफिकेंट फिगर इन 00100.r। कितने इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? बोलो। 3. 3। ओके, बाकी बच्चे देखो, पहले मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो ये नंबर है ऐसे है, अगर एक चीज बताओ, अगर ये नंबर ऐसे होता तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता? 3, sir. नहीं नहीं, अगर ऐसे होता। नहीं, 1. यस, 1। अच्छा, इसका मतलब आया समझ में? क्यों? क्योंकि बच्चों नॉन डेसिमल नंबर है, आगे के जीरो पीछे के जीरो कोई मायने नहीं रखते। लेकिन बच्चों इन्होंने थोड़ी चालाकी कर दी यहाँ पे, इन्होंने ये बोल दिया कि अब बताओ, याद करो, आगे के जीरो का कोई मीनिंग ही नहीं है, लेकिन ये बच्चों अब डेसिमल नंबर बन गया है। इसमें क्या होंगे? सारे के सारे क्या होंगे बच्चों? सिग्निफिकेंट। ये आगे वाले पे तो ये तो बेकार है, इनका तो कोई यूज ही नहीं है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 3। आंसर इज सी। ठीक है ना? चलो बच्चों, ये तो हमने नंबर्स के बारे में बात की हमने। तो बात है कि अगर मान लो हम कोई ना कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन करते हैं, मान लो कि दो नंबर्स हैं, उनको हमने ऐड कर दिया, दो नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर का कोई यूज है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मान लो दो नंबर को हमने क्या कर दिया, हमने ऐड किया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान क्या रखना है आपको, रूल क्या है? अगर आपने दो नंबर को ऐड किया है, रूल क्या बोलता है? द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल देन द least number of digits in decimal of the number involved in operation। इसका मतलब क्या है बच्चों? अगर मैं यहाँ पूछूं तो यहाँ पे डेसिमल में कितने डिजिट्स हैं? 0। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 1। यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है? 3। यहाँ कितने बच्चों? 1। यहाँ कितने? 2। तो इन सब में बच्चों सबसे मिनिमम कौन सा नंबर है? 0. कहने का मतलब क्या है बच्चों? कहने का मतलब क्या है? जो हमारा रिजल्ट आएगा ना, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें जो डेसिमल नंबर होंगे वो कौन डिसाइड करेगा बच्चों? ये नंबर डिसाइड करेगा, ये। अब देखो, जब आप इनको जोड़ोगे, आप जब इनको ऐड करोगे क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 + 1.1 यानी कि 2.1, फिर 2.1 और 2.9, 5 5 - 3 कितना हो गया? 2 2 है ना, 2 प्लस, या तो आंसर विल फाइनली 2.37। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए जो हमारा जो नंबर है, जो रिजल्ट है, वी नीड टू हैव 0 नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? ये सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए है। मतलब क्या है? अगर देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, द रिजल्ट कैन नॉट हैव मोर नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल। मतलब कि ये सब चीजें, ये पीछे वाले तो डेसिमल के बाद, ठीक है, देन द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्वड इन ऑपरेशन। बच्चों ध्यान रखो, सिर्फ जो पहले वाला इस पे, इसके पास कोई डेसिमल में कोई डिजिट है ही नहीं। उसका डिजिट कितने होगी डेसिमल के पास? 0। इसमें 1 है, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2। तो हमारे पास बच्चों 0 होना चाहिए रिजल्ट में। आंसर क्या जाएगा? आंसर विल बी 2। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? Yes, sir. समझ में? ये किसके लिए? ये सिर्फ है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जो भी नंबर हमने, जिन पे हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया है, मतलब हमने मैथमेटिकल जो हमने ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए, उस नंबर में जितने भी जो नंबर इन्वॉल्व थे, उनमें जो सबसे मिनिमम जिसके डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, उतने होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर बात हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा बच्चों?
इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। वहां तो क्या था, वहां तो डेसिमल की बात थी, यहाँ पे वो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब देखो क्या बच्चों, देखो इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 1, इसका क्या बेटा 3। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 6.42। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 3, बट मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द सॉरी आंसर कैन बी 1। तो प्यारे प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या आएगा? 6. यस, सॉरी, आंसर इज 6। ये बात किस किस को समझ आई? आगे सर। आप देखो ना, सोच के देखो, ये इतने छोटे छोटे टॉपिक है, अगर गलती से इन पे कोई क्वेश्चन आ गया ना और आपने नहीं कर पाए, आपको बहुत रिग्रेट होगा बाद में। चलिए बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको राउंड ऑफ करना पड़ जाए, क्या बच्चों, अगर आपको राउंड ऑफ करना पड़ जाए तो हम कैसे करेंगे? राउंड ऑफ का मतलब क्या है कि मान लो एक नंबर है, देखो नंबर क्या है, ये नंबर है 6.422। अब हमें क्या चाहिए बच्चों? हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें नंबर ऑफ डेसिमल कितना हो, 1 हो, बस 1 हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी 6.4। दूसरा क्या है, ये नंबर दे रखा है, बट हमें इसमें नंबर ऑफ डेसिमल कितनी चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 पॉइंट कितना? आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर बोलो जल्दी से। बच्चों आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो। 50. 50 कहाँ से होगा बच्चा? नंबर ऑफ बच्चों नंबर ऑफ डेसिमल का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? अगर यहाँ पे 2 बोल रहा है ये, तो हमारे पास 2 ही हो सकते हैं ये। 4-8 जाएगा। आंसर 49 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि उससे पहले जो नंबर है राउंड ऑफ कैसे करते हैं? भूल गए राउंड ऑफ करना? याद करो, अगर 5 से बड़ा नंबर है, देखो 5 से बड़ा नंबर है 7, ठीक है, तो अगला क्या हो जाता है? एक इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसकी बात करते, इसके देखो इसकी बात करते हैं। देखो हमें 2 चाहिए, ठीक है, तो बच्चों 7 को हटाओगे तो आगे वाला नंबर एक इंक्रीज करेगा ना। आंसर क्या आ जाएगा? 7.0। 7.00. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे क्या होगा? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? क्यों? 5 एक ऐसा नंबर है बेटा जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब होता क्या बच्चों, ध्यान रखो, ये है हमारा रूल। रूल क्या बोलता है? अगर मान लो जो नंबर आप हटा रहे हो, यहाँ पे आप 500 हटा रहे हो ना, भाई पूरा ये नंबर हटाओगे, हमें तो एक चाहिए ना नंबर ऑफ डेसिमल। 5 हटाओगे, 50, 500, कितने भी जीरो लगा दो। तो बच्चों जो यूनिट प्लेस पे ना, जो नंबर यूनिट प्लेस पे है वो हमेशा इवन होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है बच्चों? अगर इसको हम हटा देंगे तो नंबर क्या बनेगा? 6.6 बनेगा। तो ये क्या है? ठीक है बच्चों, यूनिट प्लेस है ना। वाले पास जाइए क्या वो जो दिन खुद बच्चों म्यूट रखो प्लीज। नहीं ठीक है, तो क्या रहेगा? ऑलरेडी ऑलरेडी इवन। कहने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं अगला एग्जाम्पल दूं, देखो मान लो कि हमें नंबर ऑफ डेसिमल चाहिए, हमें कितने 2 चाहिए, तो आंसर क्या जाएगा? आंसर विल भी रहेगा 7.48। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों जो यूनिट प्लेस पे क्या 8 है ना, यहाँ पे बच्चों हमेशा इवन होना चाहिए। जब भी आप 5 को हटाओगे, 50 को हटाओगे, 500 को हटाओगे, ये सीधे सीधे नंबर है। अगर मान लो 501 हो जाएगा ना, कहीं 503 हो जाएगा, तो फिर आप वही रूल फॉलो करोगे, ये वाला। ये था आपने एक इंक्रीज करना है। अगर मान लो 5 हो, 50 हो, 500 हो, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तब चेक करो 5 से आगे जो नंबर है जो आप हटा रही हो, वो अगर वो ऑड है उसको इवन कर दो।
फॉर एग्जाम्पल जैसे ये वाला, देखो ये वाला, हाँ ये वाला देखो ये। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें बच्चों 2 चाहिए नंबर ऑफ डेसिमल, ठीक है, यानी कि हमें यहाँ तक चाहिए, तो हमें ये हटाना पड़ेगा। अब 5000 हटा रहे हो, ठीक है, तो उस 5000 के आगे क्या है, 5 है, ऑड है, आंसर क्या जाएगा 6.76। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. Okay. अगले केस में देखो हमें चाहिए नंबर ऑफ डिजिट, हमें सॉरी नंबर ऑफ डेसिमल में 2 चाहिए, 5 हटा रहे हो, अगला नंबर क्या है, हमें यहाँ तक नंबर चाहिए, ये नंबर हटाओगे So और ये नंबर 9.00. यस 9.00। अब यहाँ देखो बच्चों, नंबर ऑफ डेसिमल कितनी चाहिए अपने को 1, तो हमें ये चाहिए, लेकिन ये क्या 501 है बच्चों, 500 से ज्यादा है, तो आंसर क्या रहेगा, आंसर विल बी, बोलो 6.7. यस 6.7। ये जो ना ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है, 550 500, अगर आप एक नंबर एक भी बढ़ा दोगे ना फिर गया, फिर आप उसको आपको वही करना पड़ेगा, फिर आपको एक इंक्रीज करना ही करना है। ये बात किस को समझ आई? Yes, sir. इसमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल कितने चाहिए अपने को 2 चाहिए, तो हमें ये नंबर हटाना बस, ये तो भाई ये तो 50,000 को ज्यादा बड़ा है, हमें 50,000 से मतलब है, अगर 50,000 होता तो उसको हम सीधा रखते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 7.49। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? Yes, sir. ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज एरर। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आज का, इस पे पक्का एक क्वेश्चन तो मतलब पूरा एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा, और ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है, आई कांट एक्सप्रेस। लेकिन अच्छा तो इस टॉपिक के बारे में किस किस ने पढ़ा हुआ है, ये टॉपिक पहले किस किस ने पढ़ रखा है? Yes, sir. ओके, किस किस का टॉपिक मतलब कंफर्टेबल है कि हाँ सर ये मुझे अच्छा लगता है, मैं कर सकती हूँ, या फिर मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, किसी को कोई एक्सपीरियंस रहा हो? सर ठीक लगता है। ठीक लगता है, देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, हमें क्या करना बचा, हमें एरर निकालना है। क्या भाई, देखो फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ती है, बहुत सारी रीडिंग। अगर सोच के देखो बच्चों, अगर हम एरर करेंगे किसी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग नोट करने में, कुछ भी करने में, तो बच्चों आपको नहीं लगता हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट बर्बाद हो सकता है कि नहीं? तो Yes, बच्चों sir. होता क्या ना कि देखो एरर एक्चुअली होता क्या है, एरर ये होता है, एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। मतलब क्या है, एक्चुअली जो वैल्यू होनी चाहिए और हमने जो निकाली है उनमें अगर कोई डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हम बोलते हैं इसको एरर। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Okay. ठीक है, अब बच्चों होता क्या है ना कि कई बार है ना कुछ स्केल होते हैं, स्केल होते हैं जिनकी वजह से हम एरर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो अब ध्यान से देखो, अगर मान लो हमको रीडिंग कर रहे हैं, हमने एक स्केल ले रखा है, अब हमारा क्या फाइनली हमारे ना ऐसा कुछ है, देखो अब ध्यान से देखो, इसको हमने जूम भी कर रखा है। अब ये जो नंबर है ना, तो ये 25 है, ये देखो ये जो यहाँ पे आ रहा है ना, ये 26 है। अब होगा क्या, अब स्केल की वजह से हमें कुछ ना कुछ एरर मिलेगा ही मिलेगा। अब आप सोच के देखो, अगर हमारा स्केल कुछ ऐसा होता जिसमें एक डिजिट ये वाली होती पहले से, तो हमें बच्चों सही रीडिंग मिलती। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. तो बच्चों इसलिए हम क्या बहुत सारे कैलिब्रेटेड हम स्केल यूज करते हैं, बहुत सारे स्केल्स होते हैं जो कैलिब्रेटेड होते हैं, मतलब क्या उन हम ट्राई करते हैं माइन्यूट से माइन्यूट हम कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक रॉड है, उसकी लेंथ आपने मीटर में मेजर की, मान लो कि एक रॉड है, उसकी लेंथ आपने मीटर में आपने मेजर की ऐसे, ये मान लो 1 मीटर है, ठीक है, हमारे पास जो स्केल है ना बच्चों, वो मीटर का स्केल है हमारे पास स्केल मीटर का ही है, मतलब एक तो यहाँ पे और बस यहाँ पे ऐसी रीडिंग है, ये 0 और ये 1 मीटर। हमारे पास एक ऐसा डंडा है, हमारे बीच में कुछ है ही नहीं, हमारे पास बीच में कोई रीडिंग ही नहीं है बच्चों जहाँ पे मेजर कर पाए। तो सोचो जब आप अगली बार इसको ऐसे करोगे तो आप इसको क्या लिखोगे, क्या कि ये तो 1 मीटर है, ये फिर 2 मीटर हो जाएगा, लेकिन हमारी तो लेंथ यहाँ तक थी, इसको हम क्या लिखे हमें पता ही नहीं। क्यों?
क्योंकि हमारे पास कुछ है ही मेजर करने वाला ऐसा कुछ। ये बात किस किस को समझ आई? यस सबको सर। समझ? अब देखो बच्चों, अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब एक सोच के देखो, अगर मान लो हम एक एक मेजरमेंट को बार बार करते हैं और हम बच्चों डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स नोट करते हैं, ठीक है? तो बच्चों होगा क्या, अब हम फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो कि हमने कुछ किया, हमने बहुत सारा रीडिंग ली, हमारा एरर आया, एक बार एरर अपना A1 आया, एक बार A2 आया, एक बार A3 आया, ऐसे करके मान लो n एरर आ गए। अगर हमें निकालना कि वो एवरेज एरर कितना हो सकता है, ए मीन कितना हो सकता है, मीन सबको याद है, ए मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स, n है। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? ये हो गया अपना मीन एरर, यस सर। ठीक है? अब बच्चों अगर मान लो इसको हम मान लें कि ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए बच्चों सही है, ठीक है? अगर मान लो अब आपको निकालना पड़े एब्सोल्यूट एरर, मतलब क्या है, अब हमने इसको ये मान लिया कि हमारा एरर एक्चुअली इतना है, हमारा जो एरर बच्चों एक्चुअली इतना है, अगर हमें निकालना पड़े एब्सोल्यूट एरर तो कैसे निकालेंगे? ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा ए, यानी कि जो मीन है ना बच्चों, मीन एरर माइनस ए। ये बात किस किस को समझ आई? मतलब क्या इसका, मतलब ये बच्चों इसका तो मतलब क्या है, मान लो मुझे डेल्टा A1 निकालना है, तो क्या मतलब हो जाएगा, ए मीन जो स्टैंडर्ड आया था माइनस A1 ये वाला, फिर डेल्टा A2 क्या हो जाएगा, ए मीन माइनस A2, ठीक है? अगर मान लो हमें निकालना पड़ता है रिलेटिव एरर, देखो अब बच्चों हमने क्या किया, इसको हमने बना दिया भगवान, इसको बच्चों हमने भगवान बना दिया। ये जो है ना ए, ये जो अपना है, क्या बोलते हैं, सॉरी, ए मीन, इसको तो हमने भगवान बना दिया है। ये बात किस किस को समझ आई मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? भाई बहुत सारे यस एरर थे, सर। बहुत सारे एरर थे। अब हमने क्या किया, उन सबको ऐसे मिला के हमें एक स्टैंडर्ड हमने एरर निकाला कि भाई एक्चुअली एरर ये है, इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिली है। अब जो भी हम कंपेयर करेंगे भाई इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हमने क्या निकाला, हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला कि जब पहली जो हमने रीडिंग ली थी उसमें गलती कितनी थी, ये गलती थी, ओके। फिर हमने दूसरे की देखी, ऐसे करते करते अगर मान लो हम निकालते रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला ये वाला, देखो क्या, जो एरर आया है अपना डिवाइड बाय जो हमारा टोटल एरर था, ठीक है? अगर आपको निकालना पड़ जाए परसेंटेज एरर तो क्या करो, मल्टीप्लाई 100 कर दो। ये बात किस किस को समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मैंने कुछ फास्ट में कुछ बोल दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ। हमने कुछ रीडिंग ली, हमने बहुत सारी कुछ रीडिंग ली बच्चों, ठीक है? रीडिंग क्या ली हमने, A1 A2 A3 ये सारी बच्चों हमने रीडिंग ली, सारी क्या बच्चों रीडिंग से, ठीक है? अब रीडिंग ली हमने, अब हमने बहुत सारी रीडिंग ले ली, अब हमें ये नहीं पता। अच्छा एक चीज बताओ, आप सोच के देखो, कभी ये रीडिंग A1 आ रही है, कभी A2 आ रही है, कभी A3 है, आप बताओ, आप खुद कंफ्यूज नहीं हो जाओगे क्या कि भाई ये रीडिंग इतनी डिफरेंट आ रही है, एक्चुअली लेंथ है कितनी? लेंथ का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आप खुद कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? यस सर। तो हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला, एक काम करते, जितनी रीडिंग आई ना सबका मीन निकालो, सबका एवरेज निकालो, वही हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं। हमने क्या किया, हमने मीन निकाल लिया कि भाई ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, मतलब ये जो लेंथ आई है स्टैंडर्ड है। अगर ये स्टैंडर्ड है तो चेक करो, फिर जो हमने पहली रीडिंग ली थी वो एरर कितना था उसमें, फिर हमने फिर ये किया एब्सोल्यूट एरर। कैसे? हमने बच्चों इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, तो क्या हो गया, ए मीन माइनस A1 भाई डेल्टा। अगर आपको पहली रीडिंग में एरर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा A2, ए मीन माइनस A2, ठीक है? अगर आपको निकालो कि बच्चों एरर था कितना, पहली में कितना एरर था, तो करो फिर डेल्टा A1 डिवाइड बाय ए मीन, इतना हमारा एरर आया था। अगर आप बच्चों परसेंटेज एरर निकालोगे तो क्या जाएगा, डेल्टा A1 डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100%। इसमें बच्चों यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो सर।
ठीक है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन देखो क्या, द लेंथ ऑफ द प्लेट मेजर्ड यूजिंग वर्नियर कैलिपर एट ऑफ लीस्ट काउंट। बच्चों देखो क्या, ये जो लीस्ट काउंट होता है ना, इसका खैर अभी हम यूज नहीं करेंगे, बट ये मैक्सिमम एरर होता है, मैक्सिमम एरर इन ए रीडिंग, इन ए रीडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, नाउ द मेजरमेंट्स ऑफ मेजरमेंट्स मेड वर 3.11, 3.13, 3.14, 3.14। हमने बच्चों 4 बार रीडिंग ली, हमारी रीडिंग कैसे ही एज ए रीडिंग आई। ठीक है, बट वी हैव टू फाइंड मीन लेंथ। कुछ नहीं करना, मीन निकालना, बस लिखो डिवाइड बाय 4, बस मीन निकालो। कितना आ गया, 3.11 प्लस 3.13 प्लस 3.14 प्लस 3.14 बाय 4, 3.13 आंसर आ गया। ठीक बच्चों, ये हमारी मीन आ गई। अब बच्चों इसको हम स्टैंडर्ड मानेंगे। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों यहाँ तक? यस सर। ये हमारे, अब बच्चों जब बात रीडिंग होगी ना, जब इस एक्सपेरिमेंट की रीडिंग की बात होगी, हमारे लिए भगवान क्या है? हमारे लिए भगवान है 3.13 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ, सेम वही क्वेश्चन है, सेम सब कुछ वही है। वी हैव टू फाइंड मीन एब्सोल्यूट एरर। हमें क्या निकालना बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप समझ जाओ, मीन निकालना है मतलब क्या? जो एरर निकलेंगे ना उनका भी मीन निकालना है। तो चेक करो भाई, अगर हम पहला एरर निकालेंगे तो डेल्टा A1 क्या हो जाएगा? ए मीन माइनस A1। ए मीन कितना बचो? 3.13 माइनस A1 कितना था अपना? कितना था? 3.11। तो कितना एरर आ गया? 0.02। ये एरर आ गया फर्स्ट। सेकंड एरर कितना आ गया? तो ए मीन माइनस A2 0 कितना हो जाएगा? या 0 बहुत बढ़िया, यस 0 हो जाएगा। अब आप खुद देखो कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन ये क्वेश्चन पक्का आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, हो जाएगा 3.14। ये कितना हो जाएगा? -0.01। 3.13 माइनस 3.14 माइनस पॉइंट। बच्चों सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, टेक एरर्स ऑलवेज पॉजिटिव। गलती से भी बच्चों आप इसको नेगेटिव मत ले लेना। यहाँ पे मैं नेगेटिव लिखा है मैंने, ठीक है? तो क्या करोगे? हमेशा बच्चों ऐसे लेना, हमेशा वैल्यू ऐसे लेना, हमेशा। तो फाइनल एरर कितना हो गया? 0.02, 0.01, 0.01। अब बच्चों आपको क्या निकालना है? नाउ वी नीड टू फाइंड इसका मीन निकालना है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2। सॉरी, इसको साफ लिखता हूँ। कितना हो जाएगा बच्चों? सो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा? 0.02 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01, सॉरी 4 आ गया। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कितना हो गया? 0.01। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर डी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई यहाँ तक? यस सर। देखो कितना सिंपल सा है, लेकिन ट्रस्ट में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यार दी क्या रखा है, लेंथ दे रखी है, कभी एरर निकालो, कभी मीन। बच्चों जहाँ पे मीन लगता है ना, मीन समझ ना, आपको वहाँ पे एवरेज निकालना है। ठीक है, अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछ ले कि परसेंटेज एरर बताओ, परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालोगे बच्चों? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या था? देखो, रिलेटिव एरर डिवाइड बाय ए मीन। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड परसेंटेज एरर। बच्चों अगर आपको सिंगल सिंगल निकालना हो ना, अगर आपको सिंगल सिंगल निकालना हो, जैसे मान लो कि आपने जो फर्स्ट रीडिंग थी
अगर मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज एरर ऑफ मान लो A1, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा A1 डिवाइड बाय ए मीन। ये बात किस किस को समझ आई, इंटू 100 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो अगर पूरे एक्सपेरिमेंट की बात करें, फुल एक्सपेरिमेंट, तो क्या जाएगा बच्चों, डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन इंटू 100। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ किस किस को समझ आया? Yes, sir. आ गया. Yes, sir. प्लीज बच्चों रट्टा मत लगाना, इसका रट्टा मत लगाना कि भाई कभी तो सर डेल्टा इवन करे। समझो बच्चों, एक एरर निकाला हमने, भाई एक रीडिंग है, बोलते कि अच्छा ये रीडिंग आई थी बट हमारी मेन वैल्यू ये थी, एक काम करो इस रीडिंग का तुम परसेंटेज एरर बताओ। तो बच्चों आप उस रीडिंग पे फोकस करो ना। भाई आपसे पूछा कि पूरे एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, अब बताओ कि मुझे परसेंटेज एरर कितना है। तो बच्चों पूरे जो एक्सपेरिमेंट हमने की थी, जो हमने रीडिंग ली थी, उनकी मीन वैल्यू और जो एरर निकले थे उन सबकी मीन वैल्यू, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फिर अपना, तो हमारा क्या था 0.01 आया था ना, डिवाइड बाय 3.13 इंटू 100। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग एरर्स। अब ठीक है, हमने सिंपल समझा हमने, ठीक है, ऐसे एरर देखा हम, ठीक है। बात ये कि अगर बच्चों मान लो कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जहाँ पे हमें दो रीडिंग को हमें बच्चों वो करना पड़ रहा है, जोड़ना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, एक काम करो, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, दोनों तरफ, ठीक हो जाएगा डी आर, ठीक हो जाएगा डी एक्स बाय डी आर प्लस डी वाई बाई डी आर। वेट सॉरी एक मिनट, हाँ ये तो 1 हो जाएगा ना, सॉरी, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इधर तो 1 हो जाएगा ना, 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, सो वी कैन से डी आर कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई, यानी कि डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो बच्चों एरर आ गया ना, ये एरर होगा ना भाई, डेल्टा आर का मतलब क्या है, एरर तो है, एरर इन आर विच इज इक्वल टू सम ऑफ, सॉरी, एरर इन एक्स प्लस एरर इन वाई। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? कहने का मतलब क्या है, अगर आपको ऐसे ऐसे दे रखा उन्होंने, तो अगर आपसे पूछे कि इसमें एरर कितना होगा, फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि एक्स की वैल्यू दे रखी उन्होंने 2 प्लस माइनस 0.01 और वाई की वैल्यू दे रखी है 3 प्लस माइनस 0.02। अब देखो ये क्या बच्चों, ये एरर है, ठीक है बच्चों, एरर है। मतलब क्या है बच्चों, अगर हम एक्स और वाई की वैल्यू लिखेंगे ना, हमें नहीं पता वो वैल्यू 0.01 से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब कहने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 2.01 भी हो सकती है और 1.99 भी हो सकती है। सिमिलरली वाई की वैल्यू क्या हो सकती है 3.02 भी हो सकती है और 2.98 भी हो सकती है। एक मिनट से लिखा ना मैंने 998, सॉरी 998। ये बात किस किस को समझ आई बच्चों? इसलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस 2, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल दे कि आर है, आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, देन इसमें एरर कितना हो सकता है भाई, आप एरर सीधा सीधा ऐड कर दो, और हमेशा एरर बच्चों ऐड करना है हमेशा 0 से, ये एरर हो सकता है। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली फॉर सबसेक्शन, बच्चों ध्यान रखना कभी भी एरर को आप हमेशा ऐड करोगे, हमेशा। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, मान लो कोई फंक्शन है जहाँ पे हमने क्या है, जो हमारे पास दो रीडिंग है एक्स और वाई, लेकिन हमारा जो फंक्शन बच्चों वो दोनों का प्रोडक्ट मांग रहा है, भाई आर इक्वल टू एक्स वाई है, तो क्या करो, कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, आपको फाइनल इक्वेशन क्या मिल जाएगी
आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी फाइनली। ठीक है, अब एक काम करो, अब r को डिवाइड कर दो दोनों तरफ से। जब आप डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, फाइनल हमारी ये आ जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, relative error. It's a relative error. So relative error of r will be equal to summation of relative error of x plus relative error of y. ये बात किस किस को समझ आई? आया बच्चों समझिए। सिमिलरली किसके लिए जाएगा बच्चों, डिवीजन के लिए जाएगा, सेम वही है, बिल्कुल सेम वही है, एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, ये बच्चों एब्सोल्यूट एरर है। ये बच्चों ये आप देखो यहाँ पे क्या रेशियो आ रही है, ये क्या बच्चों रिलेटिव एरर। ये बात किस किस को समझ आए बच्चों यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अगर बच्चों हम बात करते हैं पावर की, पावर में क्या होता है, तो आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे ना, अगर मान लो ऐसे कोई फंक्शन है, ऐसे फंक्शन है, हमें फाइनली ये मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बच्चों, देखो हमें फाइनल क्या मिल रहा है, तो डेल्टा आर, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ पे, मान लो आर इज इक्वल टू एक्स रेज पर ए और वाई रेज पर पी। तो बच्चों हमें फाइनली जो मिलेगा ना, डेल्टा आर बाय आर, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें ए टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस बी टाइम्स डेल्टा वाई बाय वाई, ये मिल जाएगा। इसका मतलब है जब भी ऐसा कुछ पावर में हो, बस आपको कुछ नहीं करना, रिलेटिव एरर है, दोनों एक्स वाई जितने टर्म्स है, अगर मान लो यहाँ पे जेड रेज पर समथिंग होता है, वो भी आ जाता साथ में, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जेड रेज पर सी, तो क्या हो जाता सी इंटू डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, आपको बस क्या करना, इनकी जो पावर है बच्चों, आप इनको बस आगे कोफिशिएंट में लिख देना है, एंड ऑलवेज ऐड। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. चलो तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। तो कैलकुलेट फ्रैक्शनल एरर फॉर, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा, मैं लिखे देता हूँ। इसको बच्चों रिलेटिव एरर को हम फ्रैक्शनल एरर भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, तो डेल्टा आर बाय आर, इट विल बी क्या, 2 टाइम्स डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस डेल्टा वाई बाय सॉरी वाई। ठीक है, अब देखो इसमें पावर नेगेटिव है ना बच्चों, नेगेटिव का कोई फंडा नहीं है, नेगेटिव का कोई फंडा नहीं है, वो भी सीधे सीधा आएगा। ठीक है, यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. पक्का सब क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए आई थिंक ऑलरेडी टाइम हो चुका आपकी क्लास एंड होने का, थोड़ी सा खासा की जाएगी।